जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं और बड़े ही शानदार तरीके से एकदम लाजवाब अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में आप सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आशा करूँगा कि आप सभी अपना रिवीजन भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो ये क्लास आपकी 15 मिनट लेट इसलिए हुई है कि शायद आपको पता भी हो, ना भी पता हो तो मैं बता दूँ। एक थोड़ी सी दुख खबरी है कि हमारे जो नीरज शर्मा सर थे, जो हिंदी पढ़ाते हैं, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो आज वहाँ पे जाना पड़ा। इस कारण से ये क्लास आपकी 15 मिनट लेट हो गई है। क्षमा चाहूँगा मैं उसके लिए। आप कहते होंगे डेली कुछ ना कुछ रहता है ये रीज़न, बट ये चीज़ें थोड़ी सी ज़रूरी होती हैं। वॉइस देखो एक बार आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, बच्चे कह रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम है। देखो जल्दी से एक बार, बॉक्स देखो, बॉक्स ऑन है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा। बॉक्स में लाइट देखी जल रही है। हेलो हेलो हेलो। उसमें लाइट है, जल्दी देख एक बार। हवा ऑन होगा ना। हेलो हेलो हेलो। अभी आवाज़ आ रही है? एक बार बताएंगे जरा, एक बार जरा बताएं कि क्या अभी आवाज़ आ रही है। शेयर लेके आओ दूसरे। एक बार अभी बताएंगे क्या आवाज़ प्रॉपर आ रही है। एक बार सभी दोस्त बताएंगे क्या आवाज़ अभी प्रॉपर आ रही है। कुछ लोगों के यहाँ आवाज़ की दिक्कत है, कुछ लोगों के यहाँ ठीक है। आवाज़ तो आ रही है, लेकिन देखो किसी दिक्कत के साथ आ रही है, सड़ सड़ की आवाज़ आ रही है, ऐसे बोल रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। अभी चेक करिए एक बार, क्या आवाज़ ठीक हो गई है बिल्कुल। आवाज़ में थोड़ा बहुत इशू बता रहे हैं। चलिए ठीक है, क्लियर है, अभी क्लियर है। सही है, सेल चेंज कर दिए तो अभी क्लियर हो गई। ठीक है, तो फिर बहुत बढ़िया। तो फिर करते हैं शुरू आज का चैप्टर, और आज के चैप्टर में हम बात करेंगे ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण की। बात करेंगे हम ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आप लोग ग्रेविटेशन की कहानी कहाँ से समझते हैं? आप याद रखते हैं, पढ़ते हैं कि एक न्यूटन साहब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सेब के पेड़ के नीचे। सेब गिरता है और न्यूटन साहब ये सोच लेते हैं कि क्यों ये सेब नीचे ही गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, और यहीं से ग्रेविटेशन की कहानी स्टार्ट हो जाती है। आप ऐसा मानते हैं, लेकिन नहीं। ग्रेविटेशन की कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है। इस खोज में, ग्रेविटेशन की इस खोज में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और सर न्यूटन ने भी किसी वैज्ञानिक के डाटा को यूज़ किया था। चुराना नहीं कहते हैं उसे, बहुत सारे लोग गलत सलत कह देते हैं कि चुराया था। चुराना नहीं होता है, उनके डाटा का इस्तेमाल किया था। उनके डेटा का इस्तेमाल करके, उनकी सहमति से फिर उन्होंने अपने नियम दिए थे।
तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो वैज्ञानिक थे जिनकी पूरी जिंदगी इसमें लग गई थी। देखिए बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था टॉलमी। टॉलमी सन 20वीं ईस्वी के आसपास हुए, यानी कि आज से 2000 साल पहले सर टॉलमी ने ये बताया कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो पृथ्वी है वो हमारे इस सोलर सिस्टम का, हमारे इस सौर मंडल का सेंटर है, हमारे इस सौर मंडल का केंद्र है, और बाकी सारे ग्रह, सूर्य भी इसके चारों ओर घूम रहे हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी को केंद्र किसने बताया, कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, ये बात किसने बताई? तो ये टॉलमी साहब ने बताई। ठीक है, पी इसमें साइलेंट है। अब देखिए उस जमाने में क्या होता था कि जो ग्रह नक्षत्रों की बातें हैं, ग्रहों की चाल हैं, इनके बारे में मतलब इनको एक तरह से भगवान माना जाता था, और किसी को भी, एक सामान्य व्यक्ति को यह अधिकार नहीं था, किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं था कि वो इसमें अपना इंटरफेयर दर्ज करे। भाई पहले वॉइस का सही करो। अब शायद सही आएगी, है ना? अभी कुछ सुधार किए गए हैं तो अभी शायद बिल्कुल से आवाज सही आएगी। चलिए एक बार मुझे बता देना, कंफर्म कर देना। तो ग्रह नक्षत्रों की जो बातें थी, इनके बारे में एक सामान्य आदमी इंटरफेयर नहीं कर सकता था। इनके बारे में केवल जो धार्मिक मतलब धार्मिक जो टॉप पे होते थे धर्म के मामले में, जैसे विदेशों में क्रिश्चियनों में प्रीस्ट होते हैं यानी पादरी होते हैं, वो सब लोग केवल इनके बारे में बात कर सकते थे। जैसे कि मान लो आपके भगवान हैं अगर मैं आपसे ये कहूँ, जिस भी आप पर्टिकुलर धर्म के मानते होंगे कि भैया वो भगवान है ही नहीं, तो आपको कितना बुरा लगेगा। वैसे ही लोग केवल ग्रह नक्षत्रों की पूजा करते थे, भाई सूर्य की पूजा कर रहे हैं, पृथ्वी को माता मान के पूजा कर रहे हैं। अब तुम अगर उनके बारे में कुछ भी फेरबदल कहोगे तो लोगों को बहुत बुरा लगता था, इसलिए कोई भी जानकर भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर आते हैं आपके 1473 ईस्वी में कॉपरनिकस। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और उन्होंने ये हिम्मत की बताने की कि भैया जी पृथ्वी इस पूरे सौर मंडल का केंद्र नहीं है, सूर्य इस पूरे सौर मंडल का केंद्र है, यानी कि सन इस सोलर सिस्टम का सेंटर है। कॉपरनिकस को इसके लिए सजाएं दी गई, क्योंकि उनसे पूछा गया तुम इस बात को किस आधार पे कह रहे हो, तो उनके पास कोई आधार नहीं था, वो लोगों को वहां ले जाके दिखा थोड़े ना सकते थे। उसके बाद आते हैं गैलीलियो। गैलीलियो साहब ने दूरबीन की खोज की, और उन्होंने कहा कि हाँ कॉपरनिकस जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, कॉपरनिकस जी की बात बिल्कुल ठीक है, मैंने दूरबीन से देखा है कि हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर जो है वो सन है, यानी कि सूर्य है। तो प्रश्न आएगा कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया, यानी कि सन इस पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर है, ये प्रिंसिपल किसने दिया? तो आप कहोगे कॉपरनिकस साहब ने ये सेंटर दिया। उसके बाद टाइको ब्रेहे एक 1546 ईस्वी में वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के पूरे सोलर सिस्टम का अध्ययन किया और ग्रहों की गति से संबंधित कुछ आंकड़े जुटाए, नंगी आंखों से, बगैर किसी दूरबीन के। अब तुम कहोगे कि भैया अगर दूरबीन गैलीलियो साहब ने खोज ली थी तो टाइको ब्रेहे साहब ने उनकी मदद क्यों नहीं की थी? क्योंकि दिक्कत ये थी कि उस समय पे एक देश से दूसरे देश के बीच में कम्युनिकेशन करने का, बातचीत करने का कोई तरीका ही नहीं था। तो हो सकता है कि गैलीलियो साहब जिस देश में रहते हों, टाइको ब्रेहे साहब दूसरे देश के थे, तो ये वहां तक नहीं बता पाए थे। ठीक है जी, चलो आगे देखें। आगे आते हैं प्रश्न पर। अब इसके बाद आते हैं एक साइंटिस्ट जिनका नाम है जोहान्स केपलर। यहां से हर जगह से क्वेश्चन आते हैं, इसको सही करेंगे थोड़ा। इसका नाम है जोहान्स केपलर, और जोहान्स केपलर साहब ने 1571 ईस्वी में टाइको ब्रेहे साहब के आंकड़ों को लिया। अब देखो ये एक
मतलब स्टूडेंट थे टाइको ब्रे साहब के। टाइको ब्रे साहब के ये स्टूडेंट थे। इन्होंने टाइको ब्रे साहब के आंकड़ों को उठाया और इन्होंने ग्रहों की गति के नियम दिए। अब तक कोई भी वैज्ञानिक ग्रहों की गति के नियम नहीं दे पाया था। केवल लोग ग्रहों के बारे में बातें बताते थे कि ये केंद्र है वो केंद्र है, लेकिन कोई भी नियम नहीं दे पाया था। नियम सबसे पहले दिए थे जोहान्स केपलर ने। इनके बारे में सबसे बाद में बात करेंगे, जोहान्स केपलर के बारे में। अब आते हैं न्यूटन साहब के बारे में। तो न्यूटन साहब ने दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटेशनल लॉ दिया, और ग्रेविटेशनल लॉ इन्होंने केपलर साहब के नियमों से ही उठाकर दिया। केपलर साहब के जो नियम हैं उनकी मदद से न्यूटन साहब ने सन 1665 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए, ग्रेविटेशन के लॉ दिए। तो यहां से आप पढ़ना शुरू करते हैं। इतनी पहले की कहानी के बारे में आप कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ते, लेकिन क्वेश्चन यहां से आता है, यहां से आता है, और उसके बाद क्वेश्चन आपका यहां से आता है, केपलर साहब के ग्रहों की गति के नियमों से। तो केपलर साहब की ग्रह की गति के जो नियम हैं इनको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, न्यूटन साहब के गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि न्यूटन साहब एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हैं और वो ये देखते हैं कि एक सेब नीचे गिरा, तो वो नीचे ही क्यों गिरा है। केवल उन्होंने ये बात सोची, बाकी सब लोग सेब को नीचे गिरते हुए देखते होंगे आए दिनों, लेकिन उन्होंने ये बात सोच ली। फिर उन्होंने एक बात बताई, अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कहीं भी पृथ्वी नहीं कह रहा हूँ, बड़ी ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं कहता हूँ कि न्यूटन साहब ने बताया कि इस दुनिया की कोई भी दो चीजें एक दूसरे को हमेशा अपनी ओर खींचती हैं, आकर्षित करती हैं। ऐसा न्यूटन साहब ने बताया। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के बारे में बात कर रहा हूं या चंद्रमा के बारे में, किसी भी ग्रह के बारे में कुछ भी आप उठा लीजिए, कहीं पर भी। अब एक भैया कहेगा, सर जी लो ये तुम्हारे चश्मा को डिब्बा और यू पेन है, अब न्यों बताओ कि ये कहाँ खींच रहे हैं एक दूसरे, ये तो ना खींच रहे। बिल्कुल तुम्हारी बात ठीक है, खींच तो रहे हैं लेकिन तुम्हें महसूस नहीं हो रहा। सर जी फिर महसूस कैसे होगा? वो महसूस जब होगा जब इन दो वस्तुओं में से कोई एक वस्तु बहुत बड़ी हो। कितनी बड़ी हो? बड़ी हो इतनी जितने की ग्रह होते हैं, या तो दोनों ग्रह हो या फिर कोई एक वस्तु इतनी बड़ी हो जितने की ग्रह। जैसे कि सुनिए, अगर हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है, पृथ्वी बहुत बड़ी है। ये है मान लीजिए अपना प्लेनेट अर्थ, धरती माता, भैया ये पृथ्वी है। अगर यहाँ पर सेब नीचे गिरेगा तो ये सेब को अपनी तरफ खींचेंगे। ये एप्पल है यानी कि सेब है। हालांकि देखिए सेब भी इनको अपनी ओर खींचेगा, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं, लेकिन युद्ध में कौन जीतेगा? जो भाई भारी होगा, हैवी होगा, भारी होगा हैवी होगा, है ना। तो ये कौन है आपके? ये पृथ्वी है, और पृथ्वी हैवी है इसलिए ये सेब को अपनी ओर खींच लेती है। सेब क्या किसी भी वस्तु को खींच लेती है। तुम पेन को यहाँ गिराओ, तुम किसी भी चीज को गिराओ, सबको अपनी ओर ये खींच लेती है। तो न्यूटन साहब ने कहा कि इस दुनिया की प्रत्येक वस्तु, हर एक वस्तु एक दूसरे पर बल लगा रही है खिंचाव का, लेकिन ये बल महसूस वहां होगा जहां पर कोई एक भारी चीज हो, बड़ा ग्रह हो। जरा बताइए, आपको गुरुत्वाकर्षण समझ में आ गया? वन बाय वन बात करेंगे कि छोटा जी क्या होता है, बड़ा जी क्या होता है। दरअसल पता है क्या है, जैसे गुरुत्वाकर्षण शुरू हुआ तो आपके दिमाग में छोटा जी यहाँ लटका रहता, ऐसे करने की कोशिश करते, तुरंत बाहर निकल आता है। तो बस अभी वन बाय वन पढ़िए सारी चीजों को। ठीक है जी। तो प्रत्येक ग्रह एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब एक भैया कहेगा कि सर चलो ठीक है, मैंने मान भी लिया कि दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तो ये बताओ कोई सूत्र भी है, कोई फॉर्मूला भी है? मैं कहूँगा बिल्कुल है फॉर्मूला। देखिए, अगर मैं ये मानूं कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का जो मास है, ये m1 है, और ये जो वस्तु है, सेब हो चाहे कोई भी हो, इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो मास है, ये m2 है, और इनके बीच की दूरी r है। इनके बीच की दूरी r है, ये इनके बीच की दूरी है जो कि कितनी है r।
ये इनके बीच की दूरी है r, इसको लिखेंगे हम डिस्टेंस, यानी कि इनके बीच की दूरी। तो देखो सीधा सीधा आपको फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है, F बराबर फोर्स बराबर बड़ा G, दोनों द्रव्यमानों की गुणा और नीचे कर दो इनकी दूरी का वर्ग, इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। इस फॉर्मूले की गहराई में नहीं जाना है, कोई ये मत कहना भैया फॉर्मूला समझ नहीं आया, समझना भी नहीं है, फॉर्मूले को सीधा याद रखना है कि F बराबर G m1 m2 बटे r का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, सभी प्यारे बच्चों का आंसर आ रहा है कि सर आपने बहुत बढ़िया समझाया, अमन बहुत सारा प्यार, आई लव यू गुरुजी, बहुत मस्त समझाते हैं मिस्टर खान, बहुत बढ़िया। जो भी बच्चा चीज़ों को ढंग से पढ़ने के लिए बैठा होगा निश्चित ही उसको सारी चीज़ें बढ़िया समझ में आएंगी। आप सब लोग हमेशा से कहानी को न्यूटन साहब से स्टार्ट करते हैं, कहानी वहाँ से शुरू नहीं होती है। और अगर आपको कोई थोड़ा पहले से पढ़ाने लगे तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अर्जी फर्जी बात कर रहे हैं कि भैया वो नारियल के पेड़ के नीचे क्यों ना बैठा, आम के पेड़ के नीचे क्यों ना बैठा। भाई मैं कहता हूँ तुम्हारा नाम यही क्यों है भाई, मान के चलो मैं कहता हूँ कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम लड़की से क्यों शादी कर रहे हो भाई, लड़की से कर लो। तो ऐसे प्रश्नों का तो कोई जवाब नहीं होता, क्यों भाई, है कहीं कोई जवाब? कोई जवाब नहीं है। ठीक है जी, आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। लो एक कह रहे हैं सर एप्पल को अर्थ के बाहर ले गए। अब भाई साहब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हम पृथ्वी में भीतर रहते हैं। अब चाचा तुम भाई सरफेस पर रहते हो, उस्ताद जी सरफेस पर रहते हो, तुमने एप्पल ऊपर उछाल दिया तो ऊपर ही बनाया जाएगा। एक कह रहा पृथ्वी से बाहर ले गए। अब भाई पृथ्वी से, तुम्हारे पैर ही तो पृथ्वी पे टिक रहे हैं, तुम पूरे पृथ्वी से बाहर ही हो, तुम पूरे पृथ्वी से ऊपर ही हो यार, क्या बात करते हो। ठीक है, हाँ ये बात जरूर पूछने की है कि बड़ा जी क्या है। ठीक है, बड़े जी पे भी बात करेंगे, बस अभी इतना याद रखो कि जो दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं, जिस बल से खींचती हैं, जिस फोर्स से खींचती हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है। बताइए इसमें कोई दिक्कत? ओ ऐसे मत बोलो किसी भी वैज्ञानिक के लिए कि इन्होंने इनका कुछ चुरू लिया। लो मैं दे देता हूं तुम्हें वैज्ञानिकों की थ्योरी चोरी करके, तुम कुछ भी करके उसको समझ भी लेना। किसी की थ्योरी कोई नहीं समझ सकता। दरअसल क्या होता है ना कि जैसे केपलर साहब प्रोफेसर थे, इनको स्टूडेंट थे न्यूटन। तो जो पीएचडी करता है जिस प्रोफेसर के अंडर में, जैसे न्यूटन साहब पीएचडी कर रहे थे केपलर साहब के अंडर में, तो केपलर साहब खुद देते हैं उनको अपना काम कि ये मेरा काम है, इस पर तुम और आगे रिसर्च करो। समझे, जैसे कोई होनहार छात्र होता है तो ये होता है, किसी ने नहीं चुराया कुछ भी। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे कि ये हो गया सूत्र। अब बात आती है कि ये बड़ा जी क्या बवाल है। तो सुनिए, बड़े जी का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसका नाम है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसका नाम है। भैया ये क्या बवाल है? देखिए ये एक मान है, एक वैल्यू है, और बात यहां समझने की ये है कि क्या ये कहीं बदलेगा। आपको ये समझना है, क्या ये कहीं बदलेगा? नहीं, ये कहीं भी नहीं बदलेगा। इसका नाम तो देखो सार्वत्रिक, यूनिवर्सल। सार्वत्रिक का मतलब सर्वत्र समान है, यूनिवर्सल का मतलब थ्रू आउट यूनिवर्स सेम है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसका मान कभी नहीं बदलता, इसका जो मान है कभी भी नहीं बदलता, इसका मान नहीं बदलता। तो इट्स वैल्यू नेवर चेंजेस, इसकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती है। ठीक है, आगे आप देखें तो इसकी वैल्यू होती कितनी है? इसकी वैल्यू होती है 6.67 गुणा 10 की घात -11। याद रखना, तुम चंद्रमा पे रहो, पृथ्वी पे रहो, तुम चाहे सूर्य पे चले जाओ, बुध ग्रह पे चले जाओ, इसका मान यही रहेगा, 6.67 गुणा 10 की पावर -11। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा?
मात्रक से भी प्रश्न बनता है, तो याद रखना इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर, भैया हिंदी इंग्लिश एक ही बात है ये, अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, केजी स्क्वायर शॉर्ट में लिख देंगे। ये नाम तो हिंदी में भी न्यूटन है, इंग्लिश में भी न्यूटन है। वी कुमार जी, हमें ये नहीं पूछना है कैसे हुआ, अब तुम ये पूछो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये नहीं पूछना है, ये हमारे स्तर की बात नहीं है, फिर ये थोड़ी सी 11th-12th पे चली जाएगी कहानी, हमें उतना नहीं पढ़ना है, बस हमें इतना याद रखना है, ठीक है जी, m1 m2 बटे r का स्क्वायर, सही है। चलो आगे देख, हाँ इतना मेरा वादा है कि इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। एक सबसे जरूरी जो प्रश्न इससे बनता है वो इसकी खोज से बनता है, इसकी इन्वेंशन से बनता है कि इसकी इन्वेंशन किसने की। तो बच्चों को लगता है अरे न्यूटन साहब के फार्मूले में आया हो यार, तो न्यूटन साहब ने बताया होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये न्यूटन साहब के फॉर्मूले में नहीं है, न्यूटन साहब के फॉर्मूले में जरूर आया है, लेकिन इसकी खोज जो है वो की है हेनरी कैवेंडिश, एक साइंटिस्ट हुए हेनरी कैवेंडिश, वहां से न्यूटन साहब ने हेल्प ली है। तो इसकी खोज किसने की है, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश साहब ने इसकी खोज की है। क्लाउड स्टाइल जी 6.67 एग्जैक्ट वैल्यू है, जिस बुक में आपने पढ़ा होगा वहाँ राउंड फिगर में ऐसे दे दिया होगा, भाई जब यहाँ 7 है तो इसको ये 5 से ज़्यादा एक बढ़ा के लिख देते हैं, ऐसे करके दे दिया होगा, बाकी ये सही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि खोज किसने की है इसकी, हेनरी कैवेंडिश साहब ने की है। तो आशा करूंगा कि बड़े जी से संबंधित ये सारी चीजें आपको बढ़िया समझ में आ गई होंगी, जिसका नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और ये कभी भी नहीं बदलेगा, किसी भी जगह के साथ नहीं बदलेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के एकदम जबरदस्त आंसर आ रहे हैं, बहुत ही लाजवाब, ठीक है जी। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो बच्चों के दिमाग में अक्सर एक बात रहती है, भैया बड़ो जी और छोटे जी में कहाँ अंतर है। सुनो, ये है बड़ा जी, अगर आप छोटे जी की बात करेंगे, छोटा जी, तो ये है आपका, वो था आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये क्या है आपका ग्रेविटेशनल, ध्यान से सुनना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका नाम है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका नाम है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण इसका नाम है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ये क्या बवाल है, समझो ये क्या बवाल है। देखिए, जैसे हमने कहा कि पृथ्वी हो या कोई भी ग्रह हो, ये है, और ये किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींच रहा है, चलो बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात बताओ कि जब ये इसके नज़दीक आएगा, भैया एफ का मतलब है फोर्स यानी बल, कि कितना बल यहाँ पर लगा है, एफ का मतलब है फोर्स यानी कि बल। अगर भैया पृथ्वी या कोई भी ग्रह इसको खींच रहे हैं तो ये इस पर एक बल ही तो लगा रहे होंगे। मैं पृथ्वी हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज हों, ये कोई भी ग्रह हो सकता है, ये कोई भी प्लेनेट हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, देखिए, तो मान लो ये कोई भी ग्रह है और ये कोई वस्तु है, अब ये इस पर कोई बल लगा रही है, ठीक। तो एक बात बताइए कि जैसे जैसे ये वस्तु नजदीक आएगी वैसे वैसे ये ग्रह इस पर ज्यादा बल लगाएगा कि कम। तुम कहोगे अगर कोई चीज दूर है तो दूर पे कम बल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आएगी तो इसके द्वारा लगाया जाने वाला बल बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। याद रखना इस बात को। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी गति यहाँ बताओ, इसकी गति यहाँ बताओ और इसकी गति यहाँ बताओ, तो चूंकि लगने वाला बल बढ़ता जा रहा है, अगर मान लो इसकी गति यहाँ 5 मीटर पर सेकंड है तो इसकी गति यहाँ बढ़ जाएगी, हो सकता है 7 मीटर पर सेकंड हो जाए। मैं जस्ट अपनी तरफ से मान रहा हूँ, ये यहाँ आने पर हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड हो जाए। भैया अगर तुम किसी वस्तु पर बल लगाओगे तो उसकी गति लगातार बढ़ेगी, है कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, जिसने पीछे से रिवीजन किया होगा उसको टक से एक चीज बेहतरीन क्लियर होगी कि अगर कहीं गति में परिवर्तन है, अगर कहीं चेंज इन वेलोसिटी है, अगर कहीं गति में परिवर्तन है, तो मुझे ये बताइए अगर कहीं गति में परिवर्तन है तो वहां पे एक टर्म आनी निश्चित है और उसका नाम है त्वरण। बोलिए सही कह रहा हूं मैं। अगर कहीं गति में परिवर्तन है तो वहां पे एक टर्म आनी निश्चित है जिसका नाम है त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना कि गति में परिवर्तन पीछे हमने कहां पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था
बाइक में, इंजन में। भाई मुझे बताओ कि बाइक के वेग को कौन बढ़ा रहा था? इंजन लगाना पड़ रहा था हमें, इंजन बढ़ा रहा था। लेकिन इस सेब के वेग को कौन बढ़ा रहा है? क्या कोई इंजन लगा है? नहीं। तो जब किसी भी वस्तु के वेग को कोई इंजन विंजन बढ़ाएगा तो खाली त्वरण कहेंगे, एक्सेलरेशन। ए से दिखा रहे थे उसे। लेकिन जब त्वरण आ रहा हो किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण की वजह से, तो उस त्वरण को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। उस ग्रह के त्वरण को कहते हैं हम गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और यही होता है आपका छोटा जी। तो एक त्वरण होता है जो कार के इंजन द्वारा लगता है, उसको हम सिंपल त्वरण एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन कोई भी ग्रह, कोई भी प्लेनेट अगर किसी वस्तु को खींच रहा है, त्वरण लगा रहा है, तो इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। जरा ये बात किस किस को समझ में आ गई, एक बार थम्स अप करिएगा। बताइए जी, किस किस को ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है? सौरभ कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छे से समझाते हो, दिल से लव यू सर, लव यू, बहुत सारा प्यार। तो बच्चा निश्चित ही ये मान के बैठा होगा कि हाँ मुझे चीज़ों को समझना है, पढ़ना है, उसको वाकई बेहतर समझ में आ रही होंगी, क्योंकि अब तक आप इन्हें रटते आए थे, बट आप शायद इनको गहराई से सीख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, और सभी का थम्स अप मुझे यहाँ मिलता हुआ बहुत बढ़िया, बहुत सारा आभार। अब एक बात बताइए आप मुझे, अगर आप मेरी बात से सहमत हो, इसकी डेफिनेशन मैंने अच्छे से लिख दी है, ठीक है? आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिखते रहिए और मेरी बातों को सुनते रहिए। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है छोटा जी, ठीक है? सुनिए, मैं आपसे ये पूछता हूँ, चलो बाद में ही नोट करना है ना, एक साथ समय दूंगा मैं नोट करने के लिए, अभी पहले सुन लो मेरी बातों को। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मान के चलिए हम पृथ्वी पर किसी सेब को छोड़ते हैं, तो पृथ्वी उसको खींच रही है, और बल के फॉर्मूले में आपने देखा द्रव्यमान आ रहा है। जिसका जितना द्रव्यमान होगा, जो जितना भारी होगा, वो उतनी ताकत से खींच लेगा। पृथ्वी ताकतवर थी, पृथ्वी ने खींच लिया। अब अगर हम इसी सेब को चंद्रमा पे ले जाएं, तो भाई चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की तुलना में कम भारी है, उसका द्रव्यमान कम है। तो क्या ये ज्यादा त्वरण से खींचेगा या कम त्वरण से खींचेगा? आप कहोगे अगर खींचने की निर्भरता द्रव्यमान पर है, अगर पुल की डिपेंडेंसी इसके मास पर है, एक्सेलरेशन की डिपेंडेंसी इसके मास पर है, तो निश्चित ही चंद्रमा कम त्वरण से खींचेगा, तो चंद्रमा पे त्वरण कम हो जाएगा। अगर हम सूर्य की बात करें, तो सूर्य सबसे ज्यादा भारी है, इसीलिए सूर्य सारे ग्रहों को अपनी तरफ घुमाए रखता है, दादा बना रहता है सभी में। सारे ग्रहों को सूर्य सिर्फ इसीलिए घुमाए रखता है ताकि ये सभी को अपनी तरफ खींच सके। बोलो सही कह रहा हूं मैं? तो भैया आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम भौतिक विज्ञान की मदद से प्रकृति के रहस्यों पे पर्दा उठाते हैं। एग्जाम में आंसर क्या करें? गणेश साहब कह रहे हैं न्यूटन या केपलर। भैया मैंने केपलर बताया ही कहाँ है मेरे भैया? मैं तो कह रहा हूँ गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन साहब ने की है भैया। केपलर साहब ने ग्रहों की गति के नियम दिए हैं, है ना जी? केपलर साहब ने ग्रहों की गति के नियम दिए हैं और न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की है। तुम अपने मन से क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? चीजें क्रिस्टल क्लियर बताई जा रही हैं। तो याद रखना कि जो छोटा जी होता है छोटा जी जो होता है ये स्थान के साथ बदल जाता है। सबसे बड़ी बात है ये स्थान के साथ बदल जाता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी और समझने की बात है। और किस हिसाब से बदल जाएगा? क्योंकि द्रव्यमान अलग अलग है भैया सभी ग्रहों के। अगर तुम पृथ्वी पे इसकी वैल्यू देखोगे या चंद्रमा पे देखोगे तो पृथ्वी का 1/6 हिस्सा रह जाती है। जितनी वैल्यू पृथ्वी पे है इसकी, अब 9.8 है या 10 है वो आगे समझेंगे, लेकिन अगर 9.8 है तो भी उसका 6, 10 है तो उसका 1/6। समझ में आ गई आपको कि इसकी जो वैल्यू है चंद्रमा पर, जी की वैल्यू चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 रह जाती है। आराम से इसको आप नोट करिएगा।
उड़ता हुआ एरोप्लेन नीचे क्यों नहीं गिरता? शुभम भैया उसमें थ्रस्ट लगता है आगे की ओर, आगे की ओर। मान लो तुम्हें ऐसे में लटका के और फिर आगे धक्का दे दूं तो तुम भी नहीं गिरोगे। उसमें जेट इंजन लगे होते हैं ना, वो पीछे की तरफ गैसेस निकालते हैं, आगे उसको पुश मिलता है अच्छा खासा। क्या गुरुजी भविष्य में अर्थ की दूरी सन से कम होगी? ये कौन से पेपर में आएगा गोस्वामी जी? ऐसी बातें देखिए, मैं मानता हूँ साइंस पढ़ने के नाते आपकी उत्सुकता बहुत होती है, लेकिन हमारे पास समय की कमी है और लिमिटेड टाइम होता है। अगर मैं आपके कमेंट पढ़ रहा होता हूँ तो कृपया ऐसे कमेंट करो जो वास्तव में जरूरी है। दो चीजें आपस में बल लगाती हैं। बिल्कुल आशीष, बिल्कुल सही। बिल्कुल हो जाएगी विक्की भाई, पेपर 1 की तैयारी हो जाएगी। करिए, नोट करिए। चलिए, बहुत सारा प्यार भाई सभी को। ठीक है भाई शुभम, ठीक है। तो सही है, एक बार नोट हो जाए तो कृपया थम्स अप कर देना सभी लोग कि गुरुत्व त्वरण कैसे कैसे बदलता है। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, जी की वैल्यू के बारे में बात करेंगे। पहले आराम से चीजों को समझिएगा। चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब देखो, जैसे बड़ा जी है उसका मान कभी नहीं बदलता, एक ही मान है 6.67 गुणा 10 की पावर -11, कहानी खत्म। लेकिन इसका मान बदल रहा है। अब समस्या है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे बदलेगा। आइए वन बाय वन चीज़ों को सीखते हैं। तो सबसे पहले मुद्दा देखेंगे हम कि अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से, अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह पर कैसे मान बदलता है। तो सबसे पहला हम जी के मान में परिवर्तन देखेंगे। हेडिंग डालेंगे आप, जी के मान में परिवर्तन। जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन यानी कि चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ जी, चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ जी। देखो कैसे होंगे। आप सभी शायद इतना तो जानते होंगे कि पृथ्वी पर या किसी भी ग्रह पर, पृथ्वी पर हम इसको इक्वेटर बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, यानी कि इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा। और इसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुव। ये आपका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और ये हो जाता है आपका साउथ पोल यानी कि ये है आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये है आपका साउथ पोल। अब देखिए सतह पर परिवर्तन कैसे होते हैं। अगर आप देखें कि जैसे ये पृथ्वी है ना, तो ये है इक्वेटर, पूरा ये इक्वेटर है, यानी कि इस लाइन पे जो भी लोग रहते हैं वो महसूस करेंगे जी की वैल्यू एग्जैक्टली, जी की वैल्यू वो महसूस करेंगे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी एक त्वरण है और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। सही है। अब देखिए अगर आप यहाँ से चलेंगे इधर की तरफ, अगर आप ध्रुवों की तरफ चलेंगे, चाहे आप ऐसे चलिए या फिर आप ऐसे चलिए, इधर की तरफ आइए, तो ये आप महसूस करेंगे कि जी का मान लगातार बढ़ रहा है और ध्रुवों पर जी का मान 10 मीटर पर सेकंड होता है। ध्रुवों पर जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ध्रुवों पर जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो याद रहेगा। अब एक प्रश्न आएगा, आपसे कहा जाएगा कि बताइए अगर आप विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ चलते हैं तो जी का मान बढ़ता है। अगर आप इक्वेटर यानी विषुवत से साउथ पोल की तरफ, दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलेंगे तो बताइए जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। एक कहेगा यार जब ऊपर बढ़ रहा तो नीचे घटेगा, नहीं। आप शायद आंखें खोल के अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी जी का मान बढ़ेगा और ऐसे भी जी का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये परिवर्तन कहाँ पर है? ये परिवर्तन है पृथ्वी की सतह पर। हम अभी कहाँ परिवर्तन देख रहे हैं? पृथ्वी की सतह पर, यानी कि ऑन सरफेस। अब आप लिखना चाहते हैं
तो आराम से यहाँ से लिखिए, आराम से इससे नीचे का लिखिए, ऊपर का मत लिखना, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ को भूल जाइए, उसके बारे में आगे बात करेंगे। इसको मत नोट करना, इसको नोट कर लेना, आराम से कर लीजिएगा नोट। बिल्कुल हो जाएगा भाई श्रीकांत, बिल्कुल हो जाएगा, आराम से नोट करिए आप लोग। भाई मनीष जी, आप एक बार डॉक्टर से मिलेंगे। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मुझे भी सिखा दो पढ़ाने का तरीका, हम भी कोचिंग पढ़ाने लगेंगे। भाई देखिए, कोचिंग पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले तो आप जिस भी विषय को पढ़ाना चाहते हैं उसमें कम से कम ग्रेजुएशन आप हो, तभी आपको उसकी गहरी समझ होगी। होता यह है कि कोई भी व्यक्ति आसान तब कर सकता है चीज़ों को जब उसको गहराई से पता हो वो चीज़ें। अगर आप उतना ही जानते हो और उतना ही पढ़ाना चाहते हैं तो कभी भी आप नहीं सिखा पाएंगे। आप जिस चीज़ को सिखाना चाहते हैं ना, आप जिस चीज़ को सिखाना चाहते हैं उस चीज़ को पहले बहुत ज़्यादा जानिए, तब आप सिखा पाएंगे। और फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, 6 महीने साल भर की, आप भी सीख जाएंगे। और कोशिश करिए कि कभी जब आपने पढ़ा हो तो वही टॉपिक आपको कितना मुश्किल लगा था उस तरीके से कभी मत पढ़ाइए। जिस भी टीचर ने अगर बहुत मुश्किल तरीके से आपको पढ़ाया था वैसे मत पढ़ाइए। आपको कभी कोई चीज़ किसी टीचर ने पढ़ाई और बहुत आसान लगी हो वैसे करके पढ़ाइएगा। सर अभी EWS नहीं बन पाया है, कोर्ट में बोला अभी 2 महीना लगेगा, तो क्या हम फॉर्म भर पाएंगे? भैया कोई भी सर्टिफिकेट फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक भी चल जाएगा, उसके बाद का नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भर दिया, मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट मान लो है आपकी, मान लो जस्ट एग्जांपल 29 दिसंबर, आप 30 दिसंबर को बनवाओगे, नहीं चलेगा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलिए बहुत सारा आभार, सही है। तो ये हो गया जी के मान में परिवर्तन पृथ्वी की सतह पर। अब देखते हैं जी के मान में परिवर्तन पृथ्वी की सतह को छोड़कर जाने पर। जी के मान में परिवर्तन देखेंगे पृथ्वी की सतह को छोड़कर जाने पर। पृथ्वी की सतह को छोड़कर जाने पर चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ जी अबव द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। अबव एंड अंडर दोनों देखेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अबव एंड अंडर द अर्थ सरफेस। देखिए कैसे देखेंगे कि मान के चलिए ये हमारी पृथ्वी है। अभी जैसे चिंटू और चिंटी हैं मान लो, और चिंटी कहती हैं चिंटू से, चिंटू यार हाथ तो कहीं घुमा के लाओ। चिंटू कहेंगे चलो, चिंटू मान लो यहाँ रहते हैं और कहेंगे चलो ध्रुवों पे चल रहे हैं। चिंटी कहेंगे यार तुम तो पृथ्वी पे ही घुमाते रहो, कहीं यार चांद तारों की सैर करवाओ, आ ले चलूँ तुझे तारों के शहर में। तो चिंटू कहेंगे चलो। तो चिंटू ने क्या किया कि पृथ्वी के सरफेस से चिंटी को ऊपर ले जाने लगा, ऐसे ऐसे, मतलब हवा में ले जाने लगा, आसमान में। अब चिंटी ने कहा चिंटू यार हमें तो ऐसा लग रही है जैसे लिफ्ट में लगी। चिंटू कहा कहाँ लग गो तू? यार हमें तो ऐसा लग रही है जैसे हमारा भार कम है, वेट कम हो रहा है। वेट क्यों कम होता है याद रखना, वेट के बारे में आगे पढ़ेंगे, बट वेट कम होता है जी का मान कम होने से, याद रखना। आपका भार कम होगा, द्रव्यमान नहीं, भार, भार आपका कम होगा जी का मान कम होने से। भार और जी बिल्कुल एक जैसे चलते हैं, जहां जी जीरो वहां भार जीरो, वेट जीरो, जहां जी कम वहां वेट कम, जहां जी ज्यादा वहां वेट ज्यादा, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह को ऊपर छोड़कर अगर आप जाओगे तो जी का मान घटेगा, ये डायरेक्टली याद रखना है। और याद रखना कि अगर जी का मान घटेगा तो वेट भी घटेगा, भार भी घटेगा, ठीक है। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी का मान, पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। अब देखो आगे हम देखें, फिर चिंटी कहेंगी यार चिंटू न्यों बताओ जी को मान घट रहा है, हम कितनी ऊपर चलें कि जी को मान जीरो ही है जाए? तो चिंटू कहेंगे कि अगर तुम इनफाइनाइट हाइट पर चली जाओ, अनंत ऊंचाई पर चली जाओ, अनंत ऊंचाई पर, तो जी का मान कितना हो जाएगा? जीरो, और आपका भार भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ गए?
जी मतलब क्या होता है तरुण जी, आप बीच में जुड़े हैं, पीछे करके थोड़ा सा देख लो, सब समझ में आ जाएगा। सर आप बहुत बेस्ट पढ़ाते हो रूपेंद्र, बहुत सारा आभार। ठीक है, तो ये प्रश्न दो यहां से टक से बनेंगे, बहुत अच्छे से इनको याद रखना। अब एक भैया कहते हैं ठीक है, अब चिंटू फिर से अगले दिन कहते हैं कि चिंटी कहेंगी यार चिंटू चलो फिर घूमने। चिंटू कहेंगे ले चलूं तुझे तारों के शहर में। चिंटी कहेंगे अरे यार तुम तारीन के शहर में ले जाओ, कहीं और ले चलो। तो चिंटू कहेंगे चलो। अब हम चलते हैं पृथ्वी में गड्ढा खोद के नीचे, गड्ढा खोद के मिट्टी बाहर निकाल के गड्ढे में नीचे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं भैया, चिंटू जी जा रहे हैं नीचे। फिर चिंटी ने कहा कि चिंटू यार हमें तो ऐसा लग रही है जी को मान फिर कम है रो, यानी कि भार भी कम है रो, वेट भी कम है रो, नीचे करने का मतलब कम हो रहा है। चिंटू कहेंगे तेने धर्मेंद्र मास्टर जी क्लास ना पढ़ी, उन्होंने बताई तो ही कि जब गड्ढे में जाओगे गहराई में जाओगे तो जी का मान घटेगा। चिंटी कहेंगी तो फिर ये जीरो कब है जाएगा, अगर घटते घटते अगर आप और नीचे जाओगे और किसी भी प्लेनेट के अर्थ के सेंटर पे आ जाओगे, मान लो कोई भी प्लेनेट मान लो, अपनी अर्थ मान लो, अगर आप इसके केंद्र पर आ जाते हैं तो जी का मान क्या हो जाता है, जीरो, शून्य हो जाएगा इसके सेंटर पे आके। ठीक है, तो ये हो गए जी के मान में परिवर्तन। अब सुनो क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनना, कि पृथ्वी की सतह को छोड़कर, एक तो होता है पृथ्वी की सतह पर ऊपर जाने पर, भाई सतह पर ऊपर जाने पर ऐसे है, सतह को छोड़ के ऊपर जाने पर ऐसे है, तो सतह पे ऊपर जाओगे तो बढ़ेगा, लेकिन सतह को छोड़कर ऊपर जाओगे तो जी का मान घटेगा। तो सतह को अगर आप छोड़ के ऊपर जाओगे तो जी का मान घटेगा, ये क्वेश्चन में देगा और बोलेगा कि अगर सतह में नीचे आओगे तो क्या होगा, एक कहेगा, बच्चा सोचेगा यार ना पढ़ो, यार जब ऊपर जाएंगे जी को मान घटेगा तो नीचे आने पे बढ़ेगा ही तो, लेकिन नहीं, तुम खुद देखिए ये ऊपर जाने पर भी घटता है और नीचे आने पर भी ये मान घटता है। जरा मुझे बताइए क्लियर है यहां तक? भाई अभी आपकी जीडी में कोई क्लास भी नहीं है, हमारी क्लास 15 मिनट लेट शुरू हुई है तो हम तकरीबन इसको 15 मिनट एक्सटेंड कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये टॉपिक आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर 15 मिनट थोड़ी एक्स्ट्रा ले लेते हैं ताकि आपको भी ये ना लगे कि समय कम लिया गया है और टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। खैर आप तो प्यारे बच्चे हैं, आप कभी किसी भी चीज़ पे नहीं करते हैं। भाई अंकित पाल जी, आप मेरी बात को ध्यान से देखें, जब मैं नोट करने का समय देता हूँ तब कमेंट लेता हूँ, है ना। चलिए, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो, ये रहा जिनको नोट करना है। जब नोट करने का टाइम मैं देता हूँ तो थोड़ा कमेंट पे नज़र मारता हूँ कि किसी का कोई बहुत ज़रूरी डाउट तो नहीं है, और उनके कमेंट में लेता भी हूँ। नोट करिए आप आराम से, नोट हो जाए तो मुझे बताना। चलिए बहुत बढ़िया, नोट हो गया होगा। चलो ठीक है भाई, तो उम्मीद करूंगा नोट हो गया होगा। तो हमने दो तरीके से परिवर्तन जी के मान में देख लिया। अब तीसरा तरीका होता है जी के मान में परिवर्तन का, पृथ्वी के घूमने के कारण। पृथ्वी के घूमने से भी जी के मान में परिवर्तन होता है, पृथ्वी के घूमने के कारण, यानी कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अब ये देखिए कि पृथ्वी के रोटेशन से जी की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा। तो याद रखना, अब रोटेशन का मतलब क्या है, देखो पृथ्वी तकरीबन 29 किलोमीटर प्रति मिनट के वेग से घूम रही है। पृथ्वी जो घूमने का वेग है ये है 29 किलोमीटर प्रति मिनट। बस 5 मिनट और फिर आपकी क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है, टॉपिक खत्म कर लेते हैं। अब क्या हो कि पृथ्वी अगर अपनी गति को बढ़ा दे या अपनी गति से धीमी चले, तो सुनिए दो बातें हैं कि पृथ्वी अगर अपनी गति से तेज चले या धीमी चले तो हमें देखना है कि जी के मान में क्या परिवर्तन होंगे, यानी कि या तो फास्ट चले
या फिर पृथ्वी स्लो घूमने लगे, या फिर पृथ्वी धीमी घूमने लगे। तो आप याद रखेंगे कि पृथ्वी अगर अपनी गति से तेज घूमेगी तो याद रखेंगे कि ध्रुवों पर यानी कि पोल्स पर दोनों ही स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। पोल्स पर दोनों ही स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। हिंदी वाले भी समझ जाएंगे ना, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो एक कहानी तो खत्म हुई कि ध्रुवों पर जी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पृथ्वी जिस चाल से घूम रही है उससे तेज घूमे या फिर उससे स्लो घूमे। ऐसे ही आप भी याद किया करो, इससे आसानी से याद हो जाता है। भाई पोल्स पर तो कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। अब अगर हम देखें कहाँ, विषुवत रेखा पर इक्वेटर पर, अगर आप इक्वेटर पर देखेंगे, अगर आप विषुवत रेखा पर परिवर्तन देखें, अगर आप इक्वेटर पर चेंजेस देखें तो उल्टा याद रखना है। उल्टा कैसे याद रखना है? आपको याद रखना है अगर पृथ्वी तेज घूमे तो इक्वेटर पर जी का मान घटेगा, और अगर पृथ्वी स्लो घूमे तो इक्वेटर पे जी का मान बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे करके आप याद रखो, कितने मजे की बात है, आराम से ट्रिक से याद हो जाएगी। अब एक भैया मुझसे कहेगा कि गुरुजी ने बताओ, चलो ठीक है, आपने कहा कि तेज घूमने से विषुवत रेखा पर जी का मान घटेगा, इक्वेटर पर जी का मान घटेगा, तो पृथ्वी कितनी तेज घूमे कि जी का मान 0 हो जाए? तो याद रखना कि पृथ्वी अपनी सामान्य चाल की 17 गुना तेजी से अगर घूमने लग जाए, तो जितनी अभी घूम रही है उससे 17 गुना तेजी से घूमे तो इक्वेटर पे विषुवत रेखा पर जी का मान 0 हो जाएगा। लिखा कहाँ हुआ है? आराम से यहां से नोट करिए, यहां से नोट कर लो, यहां पे मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये इतना नोट करना बस, अभी बाकी सब नीचे पढ़ेंगे। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर बाद का नोट कर लें। आराम से नोट कर लो फटाफट, ये क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। तो आज हमने ये देख लिया कि छोटा जी जो होता है वो स्थान के साथ बदलता है, और बड़ा जी जो होता है वो स्थान के साथ नहीं बदलता है। इतना फर्क आज हमने देखा। छोटा जी जगह के साथ बदलेगा, कैसे बदलेगा? 3 तरीके से बदलाव उसमें देखे, और बड़ा जी हमने बदलते हुए नहीं देखा। नोट कर लीजिए, और फिर ये क्लास आपकी आज यही खत्म रखेंगे। अगर स्थिर रहे तो जो जी का मान है स्थिर, अरे स्थिर नहीं रहती है पृथ्वी भैया, स्थिर कहाँ रहती है? घूमती है, तकरीबन 29 किलोमीटर प्रति मिनट के वेग से घूम रही है। 29 किलोमीटर प्रति मिनट के वेग से ही तो जी का मान विषुवत रेखा पर 9.81 है और ध्रुवों पर 10 है। इस गति पर ये है। भाई देखिए, जिनको मेडिकल इशू है, मैं हमेशा कहता हूँ आप एक बार किसी भी डॉक्टर से प्री मेडिकल करवा लीजिए, ठीक है। और आप ये वाला पॉइंट नोट करना, इसके नीचे का मत करना, बस ये वाला पॉइंट नोट करना, और कुछ नहीं। चलिए शिवेंद्र, बहुत सारा प्यार भाई, आपका अंदाज ही निराला है। तो आशा करूंगा कि यहाँ तक सब कुछ सबका बढ़िया नोट हो गया होगा। बाकी कल कहानी इसमें शुरू करेंगे एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग से। प्यारे बच्चे, कल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके RWA परिवार के 1 करोड़ का ये परिवार होने जा रहा है। वाकई ये पूरा का पूरा श्रेय मेरे सभी प्यारे से आप सभी बच्चों को जाता है, जिनके मदद से, जिनकी सहायता से, जिनके प्यार से, जिनकी ब्लेसिंग से आज ये परिवार 1 करोड़ का पूरा, मतलब कल ये लगभग 1 करोड़ का पूरा हो जाएगा। तो चूंकि 1 करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, 10 मिलियन, और जितनी भी टीम इसमें काम कर रही है, इसमें लगी हुई है, आप सब लोग तो हैं ही उसका हिस्सा, पूरी टीम भी उसका हिस्सा है। तो उसके लिए बहुत 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 सारी आभार और बधाइयाँ। तो बस इसी उपलक्ष्य में एक बहुत छोटी सी पार्टी रखी गई है। तो शायद शाम को 5 बजे से वो पार्टी है। हो सकता है कि आपकी क्लास ना हो, जस्ट मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा वैसे तो क्लास लेने की। आप एक बार क्लास शेड्यूल में ज़रूर चेक कर लेना, अगर क्लास शेड्यूल होगी तो होगी, नहीं होगी तो माफ़ी चाहूँगा। कोई बात नहीं है, हम सिलेबस को आराम से अपना कवर कर लेंगे अगले किसी संडे में 1 आधा घंटे की क्लास लगा के, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद।